मॉर्निंग बच्चों आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट हिंदी और पोएम नंबर 2 पढ़ेंगे। इस पोएम को लिखा है आलोक धानेवा जी ने। तो आइए हम इनके जो है परिचय के बारे में समझते हैं। आलोक धानेवा का जन्म 1948 ईस्वी मुंगेर बिहार में हुआ। इनकी प्रमुख रचना पहली कविता है जनता का आदमी जो 1972 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रोनो की बेटियां से इनको प्रसिद्धि मिली। दुनिया रोज बनती है एकमात्र इनका संग्रह है। और इन सब के जरिए इनको जो प्रमुख सम्मान मिला है वो है राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान। जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ मेरा क्या, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। ये कवि जो है इस पंक्ति में बता रहे हैं कि जहाँ पर नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ तो मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन मुझे उधर जाना है। 7वें-8वें दशक में कवि आलोक धानेवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। यहाँ पे बच्चों समझा रहे हैं कि 7वें-8वें दशक में कवि आलोक धानेवा जी ने बहुत छोटी अवस्था में अर्थात उम्र में अपनी गिनी चुनी कविताओं से, कुछ खास बहुत ज़्यादा नहीं था फिर भी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की मतलब प्राप्त की। सन 1972 से 1973 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जवानी याद रही है। हिंदी के ऐसे बहुत सारे काव्य प्रेमी हैं जिनको इनकी कविता मुँह जबानी याद रही। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया है इसका मूल्यांकन अभी ठीक से नहीं हुआ है। इतनी व्यापक ख्याति के बाद मतलब इतना ज़्यादा प्रसिद्धि के बावजूद या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धानेवा ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया, मतलब बहुत सारा लेखन एक साथ में नहीं किया। बच्चों सन 72 से लेखन आरंभ करने के बाद, 72 का मतलब 1972 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 1998 में प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह के अलावा वह पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे, मतलब लगे रहे, काम करने में जुटे रहे। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रूप से जो है राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी भी की है, मतलब अपनी भूमिका इन्होंने निभाई है। बच्चों ये कविता आरोह पाठ्य पुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धानेवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। मतलब ये पतंग नाम का कविता जो है बहुत बड़ा है पर इसका तीसरा भाग आपको एक पोएम के रूप में यहाँ पे दिया जा रहा है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। इसी पतंग कविता के बहाने इसमें छोटे छोटे बच्चों की क्या इच्छाएं होते हैं, उनका उमंग कैसा होता है, इसका सुंदर चित्रण किया गया है। मतलब बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे बताया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग भी किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना होता है, ये तो सभी को पता है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वह हदें हैं जिन्हें बालमन छूना चाहता है और उनके पार जाना चाहता है। तो बच्चों आपने देखा होगा कि मकर संक्रांति के दिन जब सभी लोग अपने छतों पे पतंग उड़ाते हैं तो उसमें ज़्यादातर खुश बच्चे ही दिखते हैं और जितना ऊंचा उनका पतंग उड़ता है उतनी उनकी खुशी बढ़ती जाती है। वो भी अपने उस पतंग के साथ साथ आसमान को छू लेना चाहते हैं। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है।
वह हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादो अंधेरे के बाद के शरद उजाला की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी उनके साथ हैं? तो बच्चों, आप भी बताइएगा कि आप उन बच्चों के साथ में हैं कि नहीं हैं। तो आइए बच्चों, अब हम इस पतंग नाम की कविता को एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे, समझाते जाएंगे, आप लोग समझिए। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं बच्चों कि सबसे तेज बौछारें गई, अर्थात बरसात हो रही थी बहुत जोर की। वो बरसात की बौछारें भी गई, बरसात भी गई, और भादो का महीना भी गया, और बरसात के बाद अब सवेरा हुआ। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, जो अभी अभी सवेरा हुआ है वो सवेरा कैसा दिख रहा है? खरगोश के आंखों सा लाल लाल दिख रहा है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। अब शरद ऋतु का आगमन हो गया है और वो पुलों को पार करते हुए अपनी तरफ तेजी से बढ़ रहा है, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। तो वो शरद कैसे आ रहा है बच्चों? अपनी नई नई चमकीली साइकिल पर तेज चलाते हुए, साइकिल को घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। इस तरह से जो है कौन आ रहा है बच्चों? इस तरह से शरद ऋतु आ रहा है। कैसे आ रहा है हम एक बार फिर से समझते हैं। शरद ऋतु जो आ रहा है वो पुलों को पार करते हुए आ रहा है, अपनी नई चमकीली साइकिल पे बहुत तेज़ी से बैठकर चलाते हुए आगे आ रहा है। ज़ोर ज़ोर से वो घंटी भी बजा रहा है और चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए आकाश को और इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, ऐसा माहौल लेकर के शरद ऋतु आ रहा है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ा सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ा सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ा सके, कि शुरू हो सके चींटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। किस तरह से बच्चों वो लोगों को बुलाते हुए बढ़ रहा है शरद ऋतु? चमकीले इशारों से, घंटी बजाते हुए साइकिल का और आकाश को मुलायम बनाते हुए, इन सब क्रिया को करते हुए शरद ऋतु आगे बढ़ता हुआ आ रहा है। क्यों कर रहा है ये सारी प्रक्रिया वो? इसलिए कि पतंग जो है ऊपर उठ सके, अर्थात खूब ऊपर उड़ सके, और दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ जिससे पतंग बनती है वो भी ताकि बहुत ऊंचाइयों में उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके। दुनिया में जितना भी सबसे पतला कागज़ है पतंग के रूप में जो प्रयोग किए जाएंगे वो ताकि उड़ सके, और बांस की सबसे पतली कमानी, कमानी मतलब जो पतले पतले बांस की तीलियां लगी होती हैं पतंग में, उसे कमानी कहते हैं, वो भी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। और जब ये सारे के सारे खूब ऊंचाइयों में उड़ेंगे तभी लोगों के सीटियाँ, तालियाँ, किलकारियाँ, हंसी, ये सब चीज़ें सुनाई पड़ेंगी, और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया भी उसी समय उमड़ती हुई हमको नज़र आएंगी। तो ये शरद ऋतु इतनी सारी तैयारियों के साथ अपने चमकीले साइकिल पर बैठकर आ रहा है तेजी से। जन्म से ही वह अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। यहाँ पे बच्चों क्या कह रहे हैं? बच्चे जो होते हैं वो जन्म से ही अपने साथ कपास लाते हैं, मतलब कोमलता, कहने का मतलब उनके अंदर कोमलता जन्म से ही भरा हुआ होता है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वो पतंग उड़ाने के लिए आकुल होने लगते हैं और इधर उधर कुछ भी नहीं देखते हैं, सिर्फ उनकी नज़र पतंगों पर ही होती है, तब ऐसा लगता है कि पृथ्वी ही उनके पैरों के पास आकर खड़ी हो गई है। जब वो दौड़ते हैं बेसुध, वो का मतलब बच्चों बच्चे, जब वो सारे बच्चे बेसुध पतंग को पकड़ने के लिए, उड़ाने के लिए दौड़ते हैं, उनको ये भी सुध नहीं होता है, होश नहीं होता है कि वो जहाँ पर दौड़ रहे हैं वहाँ आगे छत का किनारा है। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं,
डाल की तरह लचीले बेग से अक्सर। मतलब यहाँ कहने का है बच्चों कि बच्चे पतंग को उड़ाने के लिए एकदम बेसुध हो जाते हैं और इधर उधर छतों पर घूमने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। उनको ये भी नहीं पता चलता है कि हम छत के किनारे खड़े हुए हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, अर्थात चारों दिशाओं में सीटियाँ तालियाँ मारते हुए, चिल्लाते हुए वो पतंग को उड़ाते हैं और वह पेंग भरते हुए चले आते हैं, अर्थात दौड़ते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीली बेग से अक्सर। कि यहाँ पे कहने का मतलब है बच्चों, कभी कभी पतंग उड़ाते समय ऐसा होता है कि हम झुक जाते हैं आगे की तरफ या पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब वो भागते हुए दौड़ते हुए पतंग को उड़ाते हैं तो कभी डाल की तरह लचीले बेग से भी अक्सर उड़कर सामने भी आ जाते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक वो मुड़ते हुए, लचकते हुए छतों के खतरनाक किनारे तक भी पतंग को पकड़ने और उड़ाने के चक्कर में आ जाते हैं। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि जब पतंग उड़ाते हो पतरे पे चढ़कर, छत पे चढ़कर, तो वहाँ पे आपको कभी कभी पैर एकदम किनारे आकर सरक भी जाता है, लेकिन आप गिरते गिरते बच जाते हो। और आपको कौन उस समय बचाता है? आपके शरीर में जो रोमानियाँ होती हैं, आपके शरीर में जो खुशियाँ भरी हुई होती हैं, जो आपके शरीर का संगीत होता है, वो आपको गिरते गिरते बचा लेता है। क्योंकि उस समय आप गिरने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ पतंग को उड़ाने के लिए ही वहाँ पे होते हैं और उसी में आपका मन भी लगा हुआ होता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयाँ उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ वह भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। और ऐसा लगता है कि जब बच्चों का पतंग खूब ऊंचाई को चूमने लगता है, आसमान में उड़ने लगता है, तब ऐसा लगता है बच्चों कि वह भी अपने पतंगों के धागों के सहारे आसमान में उड़ रहे हैं, उनकी ऊंचाइयों को छू रहे हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो। अब यहाँ पे बच्चों क्या समझा रहे हैं कभी कि मान लो वो पतंग को उड़ाते उड़ाते कभी भी छतों के खतरनाक किनारे से अचानक गिर जाते हैं गलती से, तब तो यानी तब उस समय और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। अगर वो बच्चे किसी तरह से अनजाने में खतरनाक छतों के किनारे से गिर जाते हैं और गिरकर भी बच जाते हैं, उनको चोट नहीं लगती है, कुछ भी नहीं होता है, तब वो और उस समय निडर हो जाते हैं और सुनहले सूरज के सामने आते हैं। मतलब फिर से अपने छत पर तपती हुई सूरज में आकर खड़े हो जाते हैं और अपने पतंग को फिर से उड़ाने लगते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास और ऐसा लगता है कि तब पृथ्वी और भी तेज घूमने लगी है और घूमकर उनके बेचैन पैरों के पास आकर खड़ी हो गई है। बेचैन पैर का मतलब है बच्चों कि इनका पैर जो होता है बच्चों का पतंग उड़ाते समय एक जगह पे स्थिर नहीं होता है, इधर उधर होता रहता है। यहाँ पे ये कविता अब कंप्लीट होता है। इसके भावार्थ को मैंने समझा दिया है, आप लोग इसको लिख कर याद करेंगे और इस कविता के नीचे जो है कुछ प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, इन प्रश्नों को भी आप लोग कविता में से ढूंढकर लिख कर याद करिएगा। ओके, थैंक यू।